और 2027 में 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे। अब एकदम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी निश्चित रूप से उसमें प्रयास भी करना पड़ेगा और एकदम 2050 में अभी जैसे मैंने बताया 30 ट्रिलियन यानी 6 गुना और 50 में बस केवल मात्र 22 वर्ष। उससे अब हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो हम सरकार के सेक्टर को कैसे छोड़ सकते हैं? 1 लाख युवा ऐसे चाहिए जो विविध राजनीतिक पार्टियों में जाएं और राजनीति में जीत कर नेतृत्व करें। और आज की अपन यदि संसद देखें तो नए युवा नेता बहुत आए हैं, तो सारे के सारे एक साथ कदम उठाएंगे तो 30 ट्रिलियन तो क्या उससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक हब बनाना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से बनेगी। आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिन्होंने विधर्मियों ने यहाँ आके 10,000 पुस्तकों की पुस्तकालय थे उनको आग लगा दी। 1-1 महीने तक धुआं निकलता रहा, इतना ज्ञान का भंडार था। वही लक्ष्य है कि हमारी यहाँ पे तो डिफेंस के क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बीच में हम 5 कूपन कोड रखने वाले हैं। जो कूपन कोड मेरे को सबसे पहले बता देगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, उसको हम देंगे। तो आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखें। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं एक और नया पॉडकास्ट शुद्ध टॉक्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जो कि युवाओं के भविष्य और सपनों को दोनों को प्रभावित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या हम कहें भारतीय एजुकेशन पॉलिसी नैप के ऊपर। दोस्तों, किसी भी देश को विकसित होने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और उसी योगदान में सबसे महत्वपूर्ण होता है उनकी शिक्षा प्रणाली। जो हमारी पिछली शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या क्या कठिनाइयां आई जिसकी वजह से भारत को एक नई शिक्षा प्रणाली इस्तेमाल या नई शिक्षा प्रणाली नियुक्त करनी पड़ी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज मैं अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहूँ शिक्षा के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने ICWA और कानून की शिक्षा प्राप्त की है, श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी, जो इस नीति के हर पहलू को हमारे सामने खोलकर रखेंगे और बताएंगे कि कैसे यह भारत की नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाती है। हम मिलते हैं श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी से। तो प्रदीप जी, कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? सबसे पहले तो शुद्ध टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया सेटअप लगा है सुधांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका जो न्यू वेंचर है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ये हमारी प्रभु से कामना है और ये मंगल कामनाएं आपके साथ सब हमेशा रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। जब तक मेरी टीम मेरे साथ है ना जी, तब तक तो हम चढ़ाई करते रहेंगे। कोई भी काम अकेले संभव नहीं होता और जो आपने विषय रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, उसमें भी जो मुख्य विषय है जो प्राइमरी से लेके आने वाला है उसमें टोली वर्क पे, टीम वर्क पे बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो टीम के बिना तो कोई संभव ही नहीं है जी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए टीम जरूरी है और आपके टीम के मेंबरों को भी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। तो हम अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं कि भारत को नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी और अगर भारत को जरूरत पड़ी तो ये कितनी भिन्न है पिछली शिक्षा प्रणाली से। सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी शिक्षा नीति होती है। भारत 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, लेकिन शिक्षा नीति पहली जो भारत में आई वो आई सन 1968 में।
इसका अर्थ ये हुआ कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 1968 तक हम अंग्रेजों की शिक्षा नीति पर ही चल रहे थे। 1968 के बाद दूसरी शिक्षा नीति बनी 1986 में, और अब 34 वर्षों के बाद 2020 में आपको सुनकर गौरव भी होगा कि इस शिक्षा नीति की जो अध्यक्षता की है, जिसने मसौदा तैयार किया है, वो हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा नीति किस प्रकार से बनाई जा रही है। ऐसे विद्वान लोगों के द्वारा अध्यक्षता हो और मसौदा तैयार हो तो निश्चित रूप से हमारे देश के बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली ये शिक्षा नीति है। इस विषय को देख के बनाई। हाँ, और मुख्य विषय इसमें जो रहा है वो है भारत की ज्ञान परंपरा और विरासत। इसको बैकग्राउंड में रखा गया है। यदि हम आज ध्यान करें तो जब से अंग्रेज आए, यानी लगभग 1700 ईस्वी के बाद, और 1947 तक वो रहे। जब अंग्रेज 1700 में आए थे, उस समय हमारे यहाँ की साक्षर दर आप अचंभा करेंगे 98% थी, यानी लगभग 100%। घर का प्रत्येक सदस्य पढ़ता था, साक्षर होता था। और आज जो हमारे पास साक्षरता 1947 में रह गई, वो रह गई 22-23% तक, जिसको धीरे धीरे ये नई शिक्षा नीतियाँ और जो जो बनी तो वो आज की तारीख में 76% की है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि पूरे देश को साक्षर किया जाए। तो जो भारत की ज्ञान परंपरा और विरासत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई है, जिससे कि बालकों में रुचि हो, मनोरंजक हो, और बालक जो हैं वो शिक्षा के लिए, विद्यालय में आने के लिए लालायित हो जाए। इस प्रकार की शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, जो निश्चित रूप से भारत के भविष्य को संवारेगी। और जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, तब तक ये जो पौध तैयार होगी वो उस समय युवान होगी और उस समय अपने अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर हो रही होगी। और अगर हम बात करेंगे पुरानी शिक्षा प्रणाली जो थी किस प्रकार भिन्न थी, उसमें क्या क्या अलग चीजें थी? उसमें यदि अपन मुख्य रूप से देखें तो पहले तो जो शिक्षा का उद्देश्य था, यदि हम ध्यान करें, जो मंत्रालय हैं वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। यानी हम शिक्षा को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देख रहे थे। ह्यूमन रिसोर्स यानी कामगार के रूप में देख रहे थे, यानी हमें बाबू पैदा करना है या हमें मजदूर पैदा करना है। उस समय क्योंकि औद्योगिकरण चल रहा था तो उस समय मजदूरों की आवश्यकता थी, इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, तो एजुकेशन उस तरफ चली गई जिसमें भारतीयता की कहीं ना कहीं कमी थी। दूसरा ध्यान में ये आ गया कि माध्यम जो है, जो अंग्रेजी में पढ़ेगा वो थोड़ा सुपीरियर माना जाएगा, और जो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा वो थोड़ा कमतर रहेगा। उस कारण जो हमारे यहाँ गाँवों में जो अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में जो पढ़ाई करते थे, वो प्रोफेशनल कोर्सेज में, ग्रेजुएशन में, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, वो वहाँ जाने में हिचकने लगे। उस समय तो वो बाबू बन रहे हैं, और आज की तारीख में उस समय एक बड़े पोर्शन को, एक बड़े भाग को हमने उस शिक्षा से उनको वंचित कर दिया।
तो आज की जो शिक्षा नीति 2020 में जो बनी है, उसमें सबसे पहला बिंदु ही ये है कि शिक्षा सार्वभौमिक हो, सर्वसमावेशी हो, अर्थात सबको शिक्षा मिले, चाहे वो गांव का रहने वाला है, चाहे वो वंचित समाज का है, चाहे वो वनवासी समाज का है, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, वो जनजाति का है, चाहे वो कन्याएं हैं, चाहे वो छोटी बालिकाएं हैं, चाहे वो किसी भी दर्जे का व्यक्तित्व है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसीलिए इसमें मुख्य विषय ये आ गया, जो आगे आप चर्चा में अपना आएगा, कि उसमें जो माध्यम है वो उनके मातृभाषा में हो और स्थानीय भाषा में हो, जिससे जो संकोच है पढ़ाई का वो दूर हो जाए। तो ये वाली कमी मुख्य रूप से सार्वभौमिकता की कमी, पिछली शिक्षा नीति में सर्व शिक्षा अभियान भी चले, लेकिन उसका परिणाम भी निकला। जो 22-23% में साक्षरता थी वो 82% तक पहुंची है। तो वो सर्व शिक्षा अभियान में आए हैं, लेकिन फिर भी जो वंचित समाज है, जो ग्रामीण समाज है, वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते। और दूसरा, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। किसी ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करके छोड़ दी, किसी ने 8वीं कक्षा तक छोड़ दी, और ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनकी तो बहुत जल्दी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो वो ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान इस नई शिक्षा नीति में रखा है। अभी प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो हमारी शिक्षा थी भारत में 98% की रेशियो थी, और अंग्रेजों के बाद सिर्फ 22 या 23% रहेगी, मतलब कि अगर हम माने तो 25% से भी कम रहेगी। तो उसमें क्या इन जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल किया, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा? बिल्कुल। जब अंग्रेजों में आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले, जब वो भारत आया और उसने पूरा भारत भ्रमण किया, और जब उसने देखा कि यहाँ पे तो किसी भी तबके का विद्यार्थी या बालक बालिकाएं, प्रत्येक बालक जब मंदिर जा रहा है तो मंदिर के साथ ही विद्यालय, मस्जिद जा रहा है तो मस्जिद के साथ ही मदरसा है। तो पढ़ाई उनकी इतनी सक्रियता से थी और आस्था भी थी। मंदिर के साथ साथ पढ़ाई हो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा हो, कि पढ़ाई कर रहे हैं। और मूलभूत शिक्षा क्या होती है कि उसको अक्षर ज्ञान आना चाहिए, उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसको संख्या का ज्ञान आना चाहिए, उसको कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसको देश समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की सारी शिक्षाएं हमारे को देते थे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो नैतिक शिक्षा जो उस समय बालक बालिकाओं को दी जाती थी, उसका ह्रास हुआ आगे जाके। और ये किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया कि अंग्रेजी माध्यम ही जो है वो ही शिक्षित है, बाकी तो सारे के सारे इसी प्रकार से झूठा दिखावा दिखाया, झूठा दिखावा। आप देखिए, आज वर्तमान में जितनी भी टॉप जीडीपी वाले 10 देशों का नाम देखें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, ये सारे के सारे अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। और जितने अंग्रेजी माध्यम के देश रहे, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, वो सारे के सारे नीचे हैं। इसका मुख्य कारण रहा अपने स्वयं की भावना का लोप होना, गोरी चमड़ी देख के, दूसरी विदेशी भाषा देख के और उसी के माध्यम से अनुसरण करना। भाषा सीखना कोई गलत चीज नहीं है, विविध भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन वो माध्यम में आ जाए। अब ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बोलचाल की भाषा में हम पढ़ाई करते हैं,
अब यदि उसमें अंग्रेजी की बातचीत आ जाए, अपन शहरों में भी देखें आजकल बात हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके छोटे छोटे बच्चों को अपन सिखाते, न वो हिंदी वाला रहा न वो अंग्रेजी वाला रहा। तो घर में जो बोली जाती है भाषा, अब घर में उसके दादा दादी भी होंगे, ताया ताई भी होंगे, वो किस प्रकार से पढ़ाएंगे? जो घर की बोलचाल की भाषा है, पहले जमाने में उस समय में उस तरीके से पढ़ाई होती थी, जो इस नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान रखा गया, जिससे कि सहज रूप से कहानी, स्टोरी टेलिंग, कहानी में सीख, पंचतंत्र की कहानियां हैं अपने पास, तो कहानी से कैसे सीख सकते हैं? कठपुतलियों के नृत्य दिखा के, खेल, कुछ मॉडल लेके, खिलौने लेके, उसके माध्यम से शिक्षा देना। तो जो पहले मैकाले ने ये सारी की सारी चीजें देखी और उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भारत पर शासन करना है लंबा, तो इनकी शिक्षा नीति जो है इस पे कुठाराघात करना पड़ेगा, तभी शासन कर सकते हैं। हमें अपने जैसे काले अंग्रेज बनाने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ तो पूरे राष्ट्रभक्त सारे के सारे अपने सामाजिक मूल्य, जो पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य हैं, उसको कितनी महत्ता मिलती थी, जो कि धीरे धीरे ह्रास हुआ। अभी अगर हम भिन्नता की बात करें तो आपके हिसाब से कुछ बड़े बदलाव जो नई शिक्षा प्रणाली में आए हैं, वो आपके नजरिए से क्या है? सबसे पहले तो जो फाउंडेशन कोर्स है, किसी भी भवन को बनाने के लिए अपने को नींव की आवश्यकता रहती है, फाउंडेशन की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति का निर्माण करना या व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, तो उसकी फाउंडेशन कैसी होगी इस पर निर्भर करता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, नाम रखा है राष्ट्रीय, यानी पूरे राष्ट्र की शिक्षा नीति। तो उसमें फाउंडेशन, क्योंकि देखो बालक की भावना हर जगह एक सी है। भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो जो छोटे बालक होते हैं उनकी भावना एक सी रहती है, और जब भावना एक सी है तो उनकी फाउंडेशन की मजबूती कैसे होगी? जो हम कहते थे कि बालक घर में शिक्षा प्राप्त करता है अपने माता पिता से, 2 साल 3 साल के बच्चे को वो क्रैच में डालने, प्ले स्कूल में डालना, ऐसे डालना शुरू कर दिया। तो जो घर में सीखने वाली चीज़ थी वो वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम के हिसाब से तौर तरीके से सिखाने के लिए 2.5-3 साल का बिठा दिया, और वो तो अंग्रेजी बने। उस फाउंडेशन को, उस नींव को मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसमें इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई है कि वो फाउंडेशन वहां पे उस विद्यालय में जाके बने। और वो कैसे बनेगी? वो मातृभाषा में बने। तमिलनाडु का है तो तमिल में भाषा, घर में तमिल बोलते हैं। बिहार में अपने पास मैथिली है, माध्यम हिंदी है, लेकिन बोलचाल की भाषा वो मराठी भाषा है, पंजाबी भाषा है। जहाँ हिंदी भाषी हैं वो मातृभाषा हिंदी है। तो उस भाषा में उनको सिखाना, उनको खेल खेल में समझाना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण, ये क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। और यदि वो हमारी नींव मजबूत बन गई, उसमें राष्ट्र भावना कैसे हो, पर्यावरण का भी ध्यान, देखो बालकों को पर्यावरण की जानकारी देना। बाग में ले गए, पेड़ कैसे बनता है, पौधा लगाया, उसकी रख रखाव कैसे करते हैं, तो वहां पे किताब की आवश्यकता नहीं है। पहले 3 साल कोई किताब नहीं है, खेल खिलौने, पेड़ पौधे, इसके माध्यम से उन्हें विज्ञान भी पढ़ाई जा रही है, उन्हें अपनी संस्कृति भी पढ़ाई जा रही है, भारत के ज्ञान की बातें भी बताई जा रही हैं, विरासत भी बताई जा रही है, और वो सारी की सारी, और नैतिक शिक्षा भी बताई जा रही है। और टोली में जब काम करवाते हैं तो सामाजिकता और सामाजिक दायित्व क्या होते हैं वो भी छोटे छोटे बालकों को सिखाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है, और कहीं कहीं तो आरंभ भी हो गया है। और वो नींव निश्चित रूप से जो अभी शिक्षा नीति में डिक्लेयर किया है कि 2030 तक 100% साक्षर फाउंडेशन कोर्स
प्रत्येक बालक बालिका का होगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बड़ा है, उसके लिए समाज की भी आवश्यकता रहेगी, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता रहेगी, शिक्षकों की भी आवश्यकता रहेगी। आजकल शिक्षा जो है वो एक तरीके से धनोपार्जन का साधन हो गया है, लेकिन नींव को मजबूत करने के लिए हमारे को सामाजिक दायित्व अपना समझकर उसमें हमारे को सहयोग करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ अपने आप को, ऐसे भी इसमें प्रावधान दिए हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है कुछ समय वो निकाल सकता है तो वो उसमें सहयोग दे सकता है। और नींव को मजबूत करना, और 2030 तक जब 5 ये जो प्रारंभिक पढ़ाई है, फाउंडेशन कोर्स है, वो यदि 100% हो जाती है तो जो लक्ष्य 2047 में रखा है विकसित भारत का, 2010 वर्ष पढ़ेगा, वो 10 वर्ष पढ़ेगा यानी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसकी, तो उस समय वो इस विकास की यात्रा में कितना बड़ा सहयोगी होगा। एक उपकरण जो देश के लिए बनेगा, और एक नहीं बनेगा, वो सारे के सारे ऐसे बनेंगे। और राष्ट्र भावना की प्रेरणा से जो काम होगा, अपने आप को राष्ट्र को समर्पित करके जो काम करेंगे, ऐसी शिक्षा नीति, ऐसा विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ है। और बड़ा क्रांतिकारी जो 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि गहराई से अपन समझें तो लगता है बड़ा सहज है। जब इतने करोड़ों करोड़ों हाथ एक साथ एक ही दिशा में जब चलेंगे तो निश्चित रूप से कोई ताकत नहीं है जो भारत को विकसित होने से रोक सके। नई शिक्षा प्रणाली में क्या आपको लगता है कि जो शहरी युवा है और जो ग्रामीण युवा है उनको एक समान रूप से अवसर मिलेंगे आगे चलने के? जो आजकल कोचिंग का वो चल गया है चलन, सबसे ज़्यादा कुठाराघात तो कोचिंग पे होना है। मातृभाषा में पढ़ाई, अपनी भाषा में पढ़ाई, और उसके बाद जो टेक्निक के माध्यम से यदि दूसरी भाषा में भी कन्वर्ट होना है तो वो अपना वो भाग ले सकता है। और जब एक ही लेवल पे, क्योंकि सिलेबस सब जगह एक सा रहेगा, एक तरीके की प्रणाली रहेगी, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ग्रामीण के लिए भी वही रहने वाला है और शहरी के लिए भी वही रहने वाला है। उससे होगा क्या कि उसमें कोई कंपटीशन केवल उसमें डिग्री का नहीं है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का नहीं है, उसमें है होलिस्टिक अप्रोच, यानी पूर्ण समग्र विकास। वो क्या निकल के आया है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, सारा का सारा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी है। यहाँ उल्टा मामला होना है, पढ़ाई में उल्टा है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट तो ग्रामीण व्यक्ति की भी हो सकती है, बल्कि ग्रामीण की ज्यादा होती है जी। जैसे खेती में करते हैं तो ग्रामीण में कॉन्सेप्ट ज्यादा होती है, तो वो कॉन्सेप्ट इसलिए शहर से ज्यादा, मेरे को तो लगता है शहर से ज्यादा ग्राम में रहने वाला व्यक्ति वो ज्यादा लाभान्वित होगा इस शिक्षा से। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अभी युवाओं को क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है कि किस किस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट होंगे, क्या क्या प्रकार के अलग विषय नए उभर के आएंगे? ये देखिए, जब सरकार अभी आई और कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया, मुझे लगता है कि वो कौशल विकास मंत्रालय इसीलिए बनाया गया कि उसको शिक्षा में लाना है, और शिक्षा में कौशल विकास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होगा वो कुशलता पर ही आधारित होगा। तो हर चीज का कौशल वो उसमें आएगा ही आएगा। उसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। जब क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो निश्चित रूप से उसका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो जो प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन अपने आप निकालना। और हर व्यक्ति जब उस पर गहन चिंतन मनन करता है तो निश्चित रूप से वो उस पर खरा उतरता है। तो कौशल विकास, इसमें आप देखिए, जब विद्यार्थी 6ठी क्लास में आएगा तो 6ठी क्लास में वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट ऐसा हो गया कि मान लो किसी ने फिजिक्स पढ़नी और उसके साथ उसको बोलो मेरे को तो
कोई और फैशन डिजाइनिंग का शौक है तो वो सब्जेक्ट वो ले सकता है। वैसे देखा जाए वर्तमान में फैशन डिजाइनिंग आर्ट्स का सब्जेक्ट है और फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट, तो उस समय संकाय नहीं होगा, उस समय आप मल्टी सब्जेक्ट वो आप ले सकते हैं। इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमने 11वीं में आर्ट्स ली थी, हाँ। कॉमर्स ली थी, साइंस ली थी। बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो है स्टूडेंट आधारित, उसका शौक क्या है, उसके अंदर की भावना क्या है। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें इंजीनियरिंग करने के लिए भेज देते हैं, जिसमें एक को पेंटिंग का शौक होता है और एक को दूसरे का होता है, और वो इंजीनियर रोड पीट के बन तो जाते हैं लेकिन बाद में वो पेंटिंग में वो नाम कमा जाते हैं। तो जिस चीज में रुचि हो उस चीज में उसको आगे प्रोत्साहित भी करना चाहिए, और शिक्षक भी वो करेंगे और घर वाले भी वो करें, माता पिता। तो कौशल विकास तो पढ़ाई में से ही शुरू होगा। और आप ये देखो 6ठी से 8वीं तक जो वोकेशनल कोर्स होगा उसकी इंटर्नशिप भी होगी। बाहर जाके मान लो किसी ने पेंटिंग का किया तो वो पेंटर के साथ काम करेगा, वहाँ ट्रेनिंग लेके आएगा, तो वो कौशल वहीं से शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसका इंटरेस्ट बन जाएगा, और इंटरेस्ट बन जाएगा तो कौशल अपने आप समग्र विकास, जो शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा का पूरा, केवल डिग्री वाली बात नहीं है, हर चीज में विकास। तो ये कौशल विकास इनहेरेंट बनेगा, वो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कौशल विकास का उसमें हमको देखने को मिलने वाला। अभी हम नई शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें आने में कुछ समय है, साथ ही अभी कुछ बच्चों के 10th और +2 के रिजल्ट अभी आए, तो आपके हिसाब से उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको आगे जाके नई शिक्षा प्रणाली से भी कुछ डिफरेंसेस ना शो हो और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके? देखिए, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि उनकी जो पढ़ाई है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज की तारीख में आप प्रश्न पत्रों में भी क्रिटिकल थिंकिंग के आने लगे। मतलब पहले जो पढ़ाई होती थी कि भाई रटंत विद्या, यानी याद कर लो, रट लो और वैसा का वैसा पेपर में दे आओ। इसका मतलब ये होता था कि हम खाली जो परीक्षा देते थे, पढ़ाई करते थे या डिग्री लेते थे, वो केवल अंक प्राप्त करने के लिए और पास होने के लिए करते थे। लेकिन आज की तारीख में जो ये नई शिक्षा नीति आई है वो पास होने के लिए नहीं है, विकास होने के वो विकास होने के लिए। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम अलग से काम करते हैं वो उसी में ही संलिप्त है। जो हम तरह तरह के एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्सेज लेते हैं, हाँ, डेवलपमेंट कोर्सेज लेते हैं, वो इसी शिक्षा प्रणाली में, उसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी जो जिन्होंने 10+2 और 10वीं की है उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए तो और बढ़िया आगे कि यदि कॉलेज में जाते हैं तो पहले क्या होता था, कॉलेज में मान लो 3 साल का कोर्स है, 1 साल के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, और छूटने के बाद क्या होता था, वो बेचारा घर में बैठ गया, उसको कोई न सर्टिफिकेट मिला, कोई कुछ नहीं। जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें क्या होगा कि प्रथम वर्ष किया तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कर लिया तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और थर्ड ईयर किया तो उसको डिग्री मिल जाएगी, और चौथे साल का भी किया, 4 साल का कोर्स होगा, उसको उसमें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। और यदि बीच में छूट गई और बाद में 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसको मन किया कि यार मेरे को ये आगे और पढ़ लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको नए सिरे से पढ़ना है, उसका जो स्कोर क्रेडिट था वो उसकी कंटिन्यूएशन में ही वो कहीं भी पढ़ सकता है। ये एक प्लस पॉइंट इस नई शिक्षा नीति में है। तो आज की तारीख में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है आज का जो युग है वो बहुत ज़्यादा डिजिटली इवॉल्व हो चुका है, तो उसमें नई शिक्षा प्रणाली की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोविड के समय छात्र छात्राओं को मोबाइल से पढ़ाई ये हुई। अब इसको हम वैसे तो एक त्रासदी थी,
लेकिन उसका उपयोग यदि डिजिटल एजुकेशन से किया हमने, उसका लाभ भी हुआ। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें बहुत उपयोगी होने वाला है। कारण है कि डिजिटल बुक्स, डिजिटल कोर्सेज, एनिमेशन, डिजिटल टीचर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान लो कुछ एक्स्ट्रा हमारे को पढ़ना है, जो ई लाइब्रेरी होती है, हमें लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे को उसी से हम उसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद, क्योंकि ये रिसर्च में काम आएगी, छोटे बालकों में तो इतनी नहीं आएगी, लेकिन कोडिंग, आजकल कोडिंग का बड़ा फैशन चलन है, तो वो विद्यार्थियों को सिखाने वाले हैं। तो डिजिटलाइजेशन, क्योंकि देखो सनातन धर्म में सनातन का मतलब है नित्य, नूतन, चिर पुरातन। तो पुरानी संस्कृति और अपना जो विरासत है वो भी आए, और वर्तमान का जो युग चल रहा है उसका हम पूरा उपयोग करेंगे। अब कारण क्या है कि उसमें ग्रेडिंग करनी है, उसमें आपको स्टोर करने हैं मार्क्स, बैंक बनने हैं, उनके मार्क्स के बैंक बनने हैं, उनको पढ़ाई के लिए सुविधा देनी है। अब इसमें कुछ दिव्यांग होते हैं, उनको किस प्रकार से हम डिजिटलाइजेशन में उपयोग ले सकते हैं, वो हर प्रकार का इसमें बड़ा अच्छा उपयोग होने वाला है इसका। अब मेरे फेवरेट जो सवाल है उसके ऊपर हम आते हैं। मेरे को खेलों से बहुत प्यार है, और मेरे जैसे मेरे कई दर्शक हैं उनको भी खेलों से बहुत प्यार है। तो उसमें शिक्षा प्रणाली जो है कितना अब आगे प्रमोट करेगी? 100% फाउंडेशन से लेके और ग्रेजुएशन तक। फाउंडेशन से आप, मैंने जैसे पहले कहा, खेल खेल में पढ़ाई जी, खेल खेल में पढ़ाएंगे। सामूहिकता कैसे आएगी? मान लो जैसे लस्सा खींच नहीं होती, 5 बालक इधर खड़े और 5 बालक इधर खड़े, तो उसमें उनमें आपस में आत्मीयता बनेगी कि मेरा दल जी। तो खेल धीरे धीरे ऐसे हमारे शारीरिक और मानसिक को तो विकास करेंगे, हमारी शिक्षा में भी वो पूरे सहयोगी होने वाले। और बिना खेल के आप ये मान के चलो कि खेल के साथ ही पढ़ाई होने वाली, तभी तो मनोरंजक बनेगी, तभी तो 100% का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। यदि हम उस पर जोर डाल देंगे, टेंशन दे देंगे, तनाव दे देंगे, तो वो तो भागेगा, विद्यालय जाएगा ही नहीं। उसको ये लालच है, खेल का लालच है कि पढ़ाई का तरीका कैसा होगा। तो निश्चित रूप से खेल जो है ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है इस नई शिक्षा नीति में। अब मेरे फेवरेट सवाल के बाद मेरे फेवरेट सेशन का समय हो गया है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद हम अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सबको एक बहुत ही अच्छी सूचना देना चाहते हैं। सूचना जो कि मैंने जैसे पहले शुरुआत में बताया था कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि जैसे मैं प्राइजेस और सभी को वाउचर्स देता था या पैसे देता था, वही प्रक्रिया हम इस पॉडकास्ट से शुरू कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बीच में हम 5 कूपन कोड रखने वाले हैं। सारे कूपन कोड का 100 रुपये मूल्यांक होगा। जो कूपन कोड मेरे को सबसे पहले बता देगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, उसको हम 100 रुपये देंगे। तो आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट पे श्रीमान प्रदीप जी के साथ। प्रदीप जी, अभी हमने शुरुआत से एक बच्चा फाउंडेशन में कैसे पढ़ाई की उसके बारे में बात की, फिर हमने 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में बात की, फिर हमने आधुनिकता और उनके जो कॉलेज लाइफ होती है उसके बारे में बात की। अब हम अगर बात करना चाहें रोजगार और आत्मनिर्भरता के ऊपर कि नई शिक्षा प्रणाली जो है वो एक युवा को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाएगी कि वो अपने हिसाब से देश में विकास तरक्की के लिए एक तो सफल टैक्स पेयर बने और अपने परिवार को ही बहुत खुशहाल से पालन पोषण करे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे अपन पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि पुरानी शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा नीति में क्या अंतर है। मूलभूत अंतर है कि पहले हमने बाबू और मजदूर पैदा किए, और जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं कि मेरे को नौकरी मिलेगी। एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है कि नौकरी करना। लेकिन वर्तमान की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे पहले मैं आपको बताऊं
जब 1700 की बात कर रहे थे अपन, उस समय जो भारत की जीडीपी थी विश्व का 25% थी। विश्व का 25%। उस समय कौन सी अंग्रेजी पद्धति थी या कौन सी मानव संसाधन वाली या कौन सी नौकरी वाली जीडीपी थी? उस समय हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके अपना स्वरोजगार करता था। और आज की शिक्षा नीति भी देखें तो प्रारंभिक काल से ही, प्रारंभिक फाउंडेशन कोर्स से लेके और बाद में जो अपना ग्रेजुएशन होगा, 10वीं 11वीं 12वीं होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, तो वो किसी न किसी एक विशेष विषय में हम एक्सपर्टीज हासिल करने वाले हैं कि हम उसमें वोकेशनल कोर्स करने वाले हैं, या हम कोई ना कोई एक ऐसा विषय चुनने वाले हैं जो हमारा लक्ष्य हो सकता है। तो रोजगार नौकरी करने के लिए या रोजगार नौकरी देने के लिए, तो इस प्रकार की शिक्षा नीति में हम जाने वाले हैं कि हम अपना तो पेट पालेंगे, लेकिन दूसरे का भी हम पेट पालें, कुछ ना कुछ हम उसमें सहयोगी बनेंगे। तो रोजगार और आत्मनिर्भरता में, क्योंकि इसमें इनोवेशन है, इसमें आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़, जैसे अपन पुरानी पिछली वर्षों में देखें कि इनोवेशन, नए नए आइडिया से जो विकास की गाथाएं लिखी गई हैं, वो उसका एक बड़ा मार्केट खुलने वाला है। जैसे आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया, तो एक ये नया इनोवेशन है, इसमें आपने 5-7 लोगों की आपकी टीम है, वो कुछ ना कुछ इसी लाइन में बढ़ने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बनेगी। इसी प्रकार से जो शिक्षा नीति में हम वोकेशनल कोर्स करेंगे, कुछ एक्सपर्टीज कोर्स करेंगे, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करके, इनोवेशन करके, नए नए आइडियाज़ लगा के, अपना माइंड अप्लाई करके ऐसे कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो वो शिक्षा हमारे को जीवन पर्यंत, हमारे जीवन के लिए उपयोगी रहेगी। जो भारत के विकास में निश्चित रूप से, जो जीडीपी आज हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्री ये क्लेम करते हैं कि 2050 में 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है भारत की, और यदि वो ये शिक्षा नीति देख लेंगे तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। हम इतने इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हर सेक्टर में, वो युवा ही करेगा, तो हम सरकार के सेक्टर को कैसे छोड़ सकते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक उभरता हुआ नेता, वो आगे जाके विकसित भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। तो शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या बताया जाएगा कि आप एक आगे चल के उभरते नेता भी बन सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आजकल राजनीति, जो पढ़ाई लिखाई में फेल हो जाए वो राजनीति में आ जाए, ये विचार बन गया। और अपन देखें कि अंगूठा छाप भी मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएं, और जिसने यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस बना, वो उनके अधीनस्थ नौकर बन के काम करे। तो मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो राजनेता भी तो इस प्रकार से होना चाहिए, तो राजनेता भी इस प्रकार से होना चाहिए। अब राजनेता का जो आपने प्रश्न उठाया, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, 1 लाख युवा, 1 लाख युवा ऐसे चाहिए जो विविध राजनीतिक पार्टियों में जाएं और राजनीति में जीतकर नेतृत्व करें। और आज की अपन यदि संसद देखें तो नए नए उभरते हुए पढ़े लिखे युवा नेता बहुत आए हैं, और वो निश्चित रूप से दिशा मार्गदर्शन करते ही हैं, और हम लोग युवाओं के लिए प्रेरणा रहती है। और युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत भी है। अंत में जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने बचा कर रखा था
कि अभी तक हमने जो भी शिक्षा प्रणाली थी उसको फॉलो किया, उससे अब हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो नई शिक्षा प्रणाली से कितनी फास्ट ग्रोथ होगी अपनी हमारी इकोनॉमी में, कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी? जैसा अभी मैंने बताया, अभी अपन ने 3 से क्रॉस करके 4 पहुंच गए और 2027 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर जाएंगे। अब एकदम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी निश्चित रूप से उसमें प्रयास भी करना पड़ेगा और एकदम 2050 में अभी जैसे मैंने बताया 30 ट्रिलियन यानी 6 गुना और 50 में 2047 लगा ले अपन विकसित भारत में, अपने पास केवल मात्र 22 वर्ष जी 25 है 22 वर्ष 22 वर्ष में हमारे को 6 गुना छलांग लगानी। अब 6 गुना छलांग लगाने के लिए जैसे अभी हमने बात करी, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और विरासत को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षा, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, टेक्निक के माध्यम से हो, और विदेशों में जितने हमारे यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी यहाँ पे कैंपस खोलने वाली, और भाषाएं जो बाहर की भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है कि विदेशी भाषाओं को ज्ञान नहीं करना, विदेशी भाषाओं को भी हम यहाँ पे सिखाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ का युवा युवती यहाँ वो भाषा सीख के वहाँ पे जाके भी काम कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। जैसे अपन देखें, किसी जमाने में पूरे विश्व भर से छात्र छात्रा यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, शोध करने के लिए आते थे। आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिन्होंने विधर्मियों ने यहाँ आके 10-10 हजार पुस्तकों की पुस्तकालय थे, उनको आग लगा दी, 1-1 महीने तक धुआं निकलता रहा, इतना ज्ञान का भंडार था। वही लक्ष्य है कि हमारी यहाँ पे ज्ञान का भंडार इतना पुनः स्थापित हो जाए। और वो होगा कैसे? जब यहाँ का जो बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, वो इस शिक्षा नीति के तहत जब पढ़ेंगे और वो आगे तक जाएंगे, शोध होंगे, अनुसंधान होंगे, और वो निश्चित रूप से विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे और हमारे विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक हब बनाना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से बनेगी, और केवल शिक्षा में हब बनेगी ऐसा नहीं, शिक्षा के माध्यम से चाहे वो औद्योगिक हो, उद्योगों का विकास हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का विकास हो, कृषि प्रधान देश। आप देखिए मजे की बात, एग्रीकल्चर में जो पढ़ के आ रहा है वो अंग्रेजी में पढ़ के आ रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, और किसानों के बीच में जाके वो कैसे समझाएगा? तो आज की भाषा में समझ के उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके और वो उसको उसके ऊपर शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो एग्रीकल्चर भी हमारा दिन दूना रात चौगुना बूस्टअप होगा, उद्योग भी बूस्टअप होगा, सर्विस सेक्टर भी बूस्टअप होगा। अभी पीछे आपने देखिए जो आत्मनिर्भरता की अपन बात कर रहे थे, तो डिफेंस के क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एआई नया एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, हर जगह एआई का उपयोग हो रहा है और हमारी शिक्षा नीति में भी इसका उपयोग होने वाला है। तो ये सारे सेक्टर जब खुल जाएंगे तो 140 करोड़ के देश में, जहाँ 30 करोड़ युवा, और जो आने वाला समय होगा वो भारत की शताब्दी बोलते हैं, सदी बोलते हैं, तो वो सारे के सारे एक साथ कदम उठाएंगे तो 30 ट्रिलियन तो क्या, उससे आगे भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से जा सकते हैं और जरूर जाएंगे। हम भारत के नागरिक हैं और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा भारत जो है सर्वश्रेष्ठ बने, विश्व गुरु जो पहले था वो फिर से बने जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पाकर और आपसे इतने महत्वपूर्ण और इतने अच्छे टॉपिक पे बात करके, क्योंकि आजकल के दौरान पॉडकास्ट में ज़्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं उठाया जाता है। तो हमारे शुद्ध टॉक के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो भारत के विकास में मदद करे या युवाओं को मदद करे, उन टॉपिक्स को हम लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बातचीत, महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अंत में एक छोटा सा तोहफा हमारी पूरी टीम की तरफ से रहता है सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों के लिए तो है ही है तोहफा, मगर प्रदीप जी के लिए कुछ स्पेशल है, तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो देश का युवा होता है, किसी भी देश का मान लो चाहे, अगर वो अपनी परंपरा, अपने इतिहास,
और अपनी मातृभाषा से जुड़ा हो, तो जो वो राष्ट्र होता है उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। तो हम इसी के साथ अपने बातचीत और अपने इस अच्छे से पॉडकास्ट को अंत करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।